दोस्तों इस महीने हमारे इंडियन करेंसी ने अपना ऑल टाइम लो हिट किया और इससे पूरे इंडियन मार्केट में तहलका मच गया और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। Over the last few days, one headline has been seen nearly every day. Rupee falls to new lows. The Indian rupee slumped to an all-time low. All-time lower. What you're seeing at the bottom of your screen, and that is the rupee. Trump was planning to target the BRICS bloc of nations, that's Brazil, Russia, India, China and South Africa, including India definitely. Donald Trump's victory in the US presidential elections pressured Asian currencies over the weekend and also triggered outflows from the Indian stock market. दोस्तों पिछले 5 सालों में यानी 2020 से लेकर 2025 तक हमारी इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 17% से गिर चुकी है। अब देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन बिजनेस और इकोनॉमिक एंगल से देखा जाए तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब भी इंडियन रुपी का वैल्यू कम होता है, इसका सीधा असर आपके सेविंग्स पर पड़ता है। जैसे भारत अपना 80% से ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट करता है, तो अगर अपना करेंसी 70 रुपए से 86 रुपीस पर डॉलर पर चले जाए तो जो पेट्रोल आपको 90 रुपए में मिलता था वो आपको 120 रुपए में मिलेगा। और अगर डॉलर सिर्फ 0.5 रुपी से भी बढ़ती है तो इसका असर हमारी जिंदगी पर काफी ज्यादा पड़ता है। सोचिए, भारत हर साल 160 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अगर डॉलर की वैल्यू 0.5 रुपी से भी बढ़ती है तो हमारा ऑयल इंपोर्ट का खर्चा 8,000 करोड़ तक बढ़ जाता है। और ये तो सिर्फ ऑयल की बात है। सोचिए, पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ने का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाता है तो ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स और डेली यूज आइटम्स के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो आसान भाषा में बोलूं तो रुपये की वैल्यू के गिरने से भारत में महंगाई बढ़ जाती है और इससे आम आदमी को तकलीफ होता है। इसीलिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं दोस्तों, ये भारत की इकोनॉमी, बिजनेसेस और आम इंसान की जिंदगी सब कुछ इम्पैक्ट करता है। तो सवाल ये है कि आखिर हर साल इंडियन रुपी गिरती क्यों जाती है, इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, आरबीआई रुपी को बचाने के लिए क्या कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप का रुपी से क्या लेना देना, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा मैंने पहले आपको बताया, पिछले 5 सालों में इंडियन रुपी 17% से गिरी है, लेकिन ये जो 17% का गिरना है ये सिर्फ इंडियन रुपी के साथ नहीं, ये कई सारे देशों के करेंसी के साथ हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड के बाद ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, यूएस ने डॉलर प्रिंट करा और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया के सारे देश अपने बैंकों में डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने लगे, क्योंकि वॉर के वक्त डॉलर को एक सेफ करेंसी माना जाता है। लेकिन अब तो वॉर का असर इतना नहीं रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू साल की शुरू होते ही रिकॉर्ड लो पर आ गई। दोस्तों रुपी के गिरने के पीछे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरनल रीजंस को। पहला कारण है ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों आसान भाषा में बोलूं तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस। तो अगर आप 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो और 150 बिलियन डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करते हो तो आपका ट्रेड गैप जो है वो होगा 100 माइनस 150 बिलियन डॉलर्स इक्वल टू माइनस 50 बिलियन डॉलर्स। तो इस 50 बिलियन डॉलर्स को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। वही अगर आप 100 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करके 50 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करो तो आपका ट्रेड गैप होगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 बिलियन डॉलर्स। तो आपने इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करा है, तो ये जो 50 बिलियन डॉलर्स है ये होगा आपका ट्रेड सरप्लस। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब समझते हैं भारत के केस को। दोस्तों FY24 में हमने 853.8 बिलियन डॉलर्स के गुड्स को इंपोर्ट किया और सिर्फ 778.2 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करा। तो हमारा ट्रेड गैप हुआ 853.8 बिलियन डॉलर्स माइनस 778.2 बिलियन डॉलर्स इक्वल टू 75.6 बिलियन डॉलर्स।
यानी हमारा FY24 का डेफिसिट है 75.6 बिलियन डॉलर्स। अब जब इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं तो हमें उनकी पेमेंट करने के लिए डॉलर्स की जरूरत होती है। इससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और रुपी की वैल्यू नीचे गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में हमारे देश में लगभग 85% तेल बाहर से इंपोर्ट होता था। अब 2022 के शुरुआत में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $75 पर बैरल से बढ़कर $120 पर बैरल हो गया। मतलब इंडिया को अब वही एक बैरल ऑयल के लिए $45 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे और भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अब जितने भी सारे इंडियन कंपनीज ऑयल इंपोर्ट करते थे उन्हें रिजर्व बैंक से हर बैरल के लिए $45 एक्स्ट्रा खरीदने पड़ रहे थे और ये जो $45 की पेमेंट है ये पेमेंट होती है रुपीज में। तो ट्रेडर्स क्या करेंगे, रुपी को बेचेंगे, डॉलर को खरीदेंगे और इसी तरह पूरी दुनिया के ट्रेडर्स डॉलर खरीद रहे थे और अपने करेंसी को बेच रहे थे। इसीलिए वॉर के बाद इंडियन रुपी के साथ साथ बाकी सारी करेंसीज भी डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट होने लगी। और जिस तरह आलू टमाटर के भाव बढ़ती डिमांड के साथ बढ़ते जाते हैं उसी तरह जब लोग US डॉलर खरीदने के लिए लाइन में रुके होते हैं तो डॉलर का दाम भी बढ़ जाता है। तो 5 साल पहले जो डॉलर 70 रुपए में मिल रहा था थोड़ा थोड़ा करके वो 71, 72, 73, 75 ऐसे करते करते डॉलर की जो प्राइस है वो आज 86 रुपीस तक पहुंच गई है। इसी तरह जब भी इंपोर्ट बढ़ते हैं चाहे वो ऑयल की वजह से हो या गोल्ड की वजह से डॉलर की डिमांड इंपोर्ट के साथ साथ बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा वैसे वैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और रुपी की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अब मजे की बात यह है अगर आप इस चार्ट में देखोगे हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गए हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट 121.6 बिलियन से गिरकर अब 75.6 बिलियन हो गया है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। तो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की लॉजिक से देखा जाए तो रुपी की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए ना। तो फिर सवाल यह है कि ट्रेड डेफिसिट के गिरने के बाद भी हमारे रुपी का वैल्यू क्यों नहीं बढ़ पा रहा। यहीं पर आता है दोस्तों करेंसी फ्लक्चुएशन का दूसरा कारण जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 2 बैंक्स हैं। इंडिया में एक बैंक है जो आपको 6.5% इंटरेस्ट देता है और US में एक बैंक है जो आपको सिर्फ 4.5% इंटरेस्ट देता है। तो आप मुझे बताओ कि आप पैसा कहाँ लगाओगे। सिंपल मैथ कहता है कि ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा पैसा और इंडिया में ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आप इंडिया में ही लगाओगे, है ना। तो फिर से इस लॉजिक से देखा जाए तो इंडियन रुपी की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो फिर रुपया गिर क्यों रहा है दोस्तों। यही आती है एक और कारण और वो है इन्फ्लेशन। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक इन्वेस्टर डालता है 10 करोड़ रुपए और इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 6.5%। तो अगर आप रिटर्न देखो तो 6.5% इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टर को साल के एंड में मिलेगा 10.65 करोड़ रुपीस। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 65 लाख रुपीस। बट यहीं पर आती है इन्फ्लेशन। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6% पर, यानी चीजों के दाम एक साल में 6% से बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी आज 10 लाख की बिक रही है तो एक साल बाद उसका दाम है 10.6 लाख रुपीस। तो रियल रिटर्न जो होता है जो कि इन्वेस्टर कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट होता है नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। जैसे इस केस में होगा 6.5% जो कि है नॉमिनल रिटर्न माइनस 6% जो कि है इन्फ्लेशन इक्वल टू 0.5%। यही इन्वेस्टर का रियल प्रॉफिट होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर का रियल प्रॉफिट है सिर्फ 10 करोड़ रुपीस इंटू 0.5% इक्वल टू 5 लाख रुपीस। तो इंडिया में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद असली प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 5 लाख का है जो कि 65 लाख से बहुत कम है। अब समझते हैं यूएस का केस। मान लो आप यूएस मार्केट में डालते हो $1.2 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए। अब इसमें बैंक आपको देता है 4.5% इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन है सिर्फ 2%। तो आपका रियल रिटर्न क्या होगा 4.5% जो कि आपका नॉमिनल रिटर्न माइनस 2% जो कि आपका इन्फ्लेशन इक्वल टू 2.5%। तो 10 करोड़ रुपए में अगर आपको 2.5% का रिटर्न मिलता है तो साल के एंड में आपका रिटर्न होगा 10 करोड़ इंटू 2.5% इक्वल टू 25 लाख रुपीस। अब ये जो 25 लाख रुपीस है ये एक्चुअल में डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको रुपीस में बता रहा हूँ। एक तरफ जहाँ इंडिया में आप 10 करोड़ डाल के 5 लाख का रियल प्रॉफिट कमा रहे हो, वही
यूएस में आप 10 करोड़ डाल के 25 लाख रुपए का रियल प्रॉफिट कमा पा रहे हो। यही वजह है दोस्तों, इन्वेस्टर इंडिया से सारा पैसा निकाल के यूएस में डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, इंडिया से पैसा निकलेगा, यूएस में पैसा इन्वेस्ट होगा, तो ट्रेडर्स डॉलर्स खरीदेंगे और इंडिया में इन्वेस्टर्स रुपीस को बेचेंगे, तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपी का वैल्यू कम होगा, जिससे फिर से रुपी का वैल्यू जो है वो कम होगा और डॉलर अप्रिशिएट होगा। दोस्तों इसके बाद आता है तीसरा कारण, जो है स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास दो मार्केट्स है, एक मार्केट है जो काफी स्टेबल तरीके से ऊपर जाते जा रहा है और दूसरा मार्केट है जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जा रहा है, तो आप मुझे बताओ आप पैसा कहाँ लगाओगे? आप स्टेबल मार्केट में पैसा लगाओगे ना, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन वाला जो मार्केट है उसमें आपका पैसा डूब सकता है। और यही आज इंडियन और यूएस मार्केट्स में भी हो रहा है और यही होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ भी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडियन मार्केट्स स्टेबल और प्रॉफिटेबल हैं, तो वो इंडिया में पैसे लगाएंगे। इससे डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है और रुपी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर उनका कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो पैसे निकाल लेते हैं, जिससे रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। अब इंडिया की बात करें तो 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफी वोलेटाइल रहे हैं, यानी ऊपर नीचे होते आए हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट क्लियरली दिखाता है कि हमारे मार्केट्स काफी ऊपर नीचे हुए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब इसे कंपेयर कीजिए S&P 500 के चार्ट से। यहाँ आप देखोगे कि पिछले एक साल में यूएस मार्केट्स एक स्टेडी और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ में ग्रो कर रहे हैं। तो ये चार्ट्स ये दिखाती है कि यूएस मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिलायबल और सेफ रहा है और इस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस में ज्यादा और इंडिया में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस चार्ट को देखिए, पिछले एक साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं, वो हमारे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं। और जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, वो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती जाती है और इससे रुपी और भी वीक हो जाती है। यह है दोस्तों तीसरा कारण। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब बात करते हैं रुपी के गिरने के एक और बहुत 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 बड़े कारण की। और ये कारण ना कोई मार्केट फोर्स का चक्कर है, ना ही ऑयल प्राइसेस का खेल। ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हो रहा है, एक इंसान जो अपने डिसीजन से पूरी दुनिया के मार्केट्स में तहलका मचा रहा है। इस इंसान का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। The golden age of America begins right now. Since Donald Trump is now the next president and it's expected a lot of his policies will boost the dollar. I was saved by God to make America great again. Donald Trump has warned BRICS nations against creating an alternative to the dollar. The rest of the currencies in the world will depreciate. The dollar has been appreciating against the yen, the euro and the yuan. Indian rupee dropped past 86 per US dollar. Several other Asian currencies also weakened as the dollar index surged. दोस्तों क्या आपको पता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का क्या मतलब है? ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें वो अमेरिकन मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहते हैं, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, इनकम टैक्स कम करना चाहते हैं और ज्यादा बिजनेसेस को अमेरिका में सेटअप होने के लिए टैक्स ब्रेक्स देना चाहते हैं। और इस वजह से दुनिया भर का पैसा अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता जा रहा है, जिससे यूएस डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है और बाकी करेंसीज वीक होती जा रही है और यही असर रुपी पे भी पड़ा है। इसके साथ साथ यूएस इकोनॉमी ने पिछले कुछ सालों में बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये ब्लू लाइन दिखाता है रियल प्राइवेट कंजम्पशन, जो कि मीडियन कंजम्पशन के काफी ऊपर है, यानी अमेरिकन पब्लिक ज्यादा गुड्स कंज्यूम करते जा रही है। और क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का लगभग 25% गुड्स कंज्यूम करता है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स अमेरिका में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है तो अब चलते हैं अगले सेगमेंट पर। और ये जो सवाल है ये हर भारतीय ट्विटर पर पूछता रहता है। वो पूछते हैं कि आरबीआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं करता? आरबीआई तो रुपी को गिरने से बचा सकता है, तो बचा क्यों नहीं रहा? वेल दोस्तों, इसका जवाब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आरबीआई इसको रोक तो सकता है लेकिन रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो भारत में लोन के इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे और इससे बिजनेसेस को तकलीफ होगी और आपका जो होम लोन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे बिजनेसेस को और आम आदमी को दोनों को भी तकलीफ होगी। दूसरा, अगर आरबीआई इंपोर्ट पॉलिसीज को टाइट करेगा तो जो ट्रेडर्स है वो अपना रॉ मटेरियल ग्लोबल मार्केट से खरीद नहीं पाएंगे और इससे एक्सपोर्ट भी कम हो सकते हैं। और तीसरा, अगर आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर्स बेचेगा तो अपने डॉलर रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और अगर डॉलर रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और कल अगर कोई वॉर शुरू हो जाती है और ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ जाते हैं तो हमारे पास तेल खरीदने के लिए डॉलर्स बचेंगे ही नहीं।
यही हाल हुआ है पाकिस्तान का हाल ही में। मतलब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देना आसान तो है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो आम इंसान और बिजनेसेस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ और रुपये की वैल्यू को बढ़ाओ। यही हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। यही है दोस्तों डॉलर और रुपये की इकोनॉमिक्स की कहानी। एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी।